नमस्कार साथियों, सत्र 2021-22 का यूडाइस DCF या डेटा कैप्चर फॉर्मेट सभी स्कूलों का भरा जाना है। अब इसको अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप आसानी से कैसे भर सकते हैं और इसको भरते समय आपको क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी हैं, वह हम आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ जानेंगे। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक और बिना स्किप करे देखिएगा। सबसे पहले आप फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र पर यूडाइस सर्च करेंगे। सर्च करते ही सबसे पहला लिंक यूडाइस प्लस का होगा, इस पर क्लिक करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप इसी पेज पर सबसे ऊपर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको इस लिस्ट में से यहाँ पर अपना राज्य सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही आप गो के बटन को प्रेस कर देंगे। अब एक और पेज खुलेगा जिसमें आपको अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। यूज़र आईडी आपके स्कूल का यूडाइस कोड होगा और पासवर्ड स्कूल के हेड या इंचार्ज टीचर के फ़ोन में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आया होगा। उसकी सहायता से आप यहाँ पर कैप्चा डालते हुए लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने से पहले आप आसानी से फ़ोन में यूडाइस भर पाएँ, उसके लिए क्रोम ब्राउज़र में ऊपर दिए गए 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेंगे और अपने फ़ोन को रोटेट करके आसानी से यूडाइस भरना शुरू कर सकते हैं। अब लॉगिन करने के बाद इस पेज पर आपको स्कूल का नाम, यूडाइस कोड और कैटेगरी लिखी आएगी। इसको एक बार चेक कर लेंगे। अब इसी पेज पर क्लिक हेयर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब अगले पेज पर लैंग्वेज इंग्लिश ही पहले से सिलेक्ट हुई आएगी। अगर आप इसे हिंदी भाषा में देखकर भरना चाहते हैं तो सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शन पर क्लिक करके हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे ऊपर DCF क्रमांक 1.1 से 12 तक दे रखा है। अब जिस भी पॉइंट को आप भरना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप भर सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पर नीचे प्रपत्र के नाम पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप जैसे जैसे प्रपत्र भरते जाएंगे, प्रपत्र की स्थिति शुरू नहीं हुआ से पूर्ण होती जाएगी। अब इन सब प्रपत्रों को भरने से पहले आप चाहे तो रफ में पूरे स्कूल का डाटा एकत्र कर सकते हैं। उसके लिए सत्र 2021-22 का यूडाइस फॉर्मेट PDF में हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके भरकर अपने पास रख सकते हैं और जब आप वेबसाइट पर डाटा भरें तो बहुत ही जल्दी पूरी DCF आसानी से भर पाएंगे। चलिए अब सभी प्रपत्रों को कैसे सही से भरना है स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले 1.1 से 1.9 पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर आप स्थान का विवरण पॉइंट पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर आपको 1.1 से 1.9 तक अपने स्कूल का नाम, जिले का नाम, स्कूल का पता, पिन कोड, भौगोलिक स्थिति आदि की जानकारी मिल जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ भी जानकारी गलत हो तो आप अपने BRC या CRC स्तर पर इसको ठीक करा सकते हैं। इसको चेक करने के बाद आप अगले बटन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अगले पेज पर आपको एक महत्वपूर्ण सूचना लिखी मिलेगी, जिसमें अगर आपको अपने स्कूल का संपर्क विवरण या फिर प्रधानाचार्य, प्रभारी का विवरण या स्कूल का स्थापना वर्ष आदि कुछ बदलना हो तो आप यहाँ पर अपडेट करने के लिए यहाँ क्लिक करें ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपके स्कूल के विवरण में कोई भी प्रकार का चेंज हुआ है तो आप यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर स्कूल के हेड या प्रभारी का मोबाइल नंबर आदि जानकारी बदल सकते हैं और जमा करें ऑप्शन पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। अब पॉइंट 1.10 से 1.27 तक मूल विवरण, श्रेणी, प्रबंधन, संबद्धता बोर्ड आदि की जानकारी आपको यहाँ लिखी मिल जाएगी, जैसे कि स्कूल की श्रेणी, स्कूल का प्रकार, स्कूल का प्रबंधन कोड आदि। अब यहाँ पर 1.16 में प्रतिवादी विवरण आपको भरना है। प्रतिवादी प्रकार में अगर स्कूल के हेड या कोई और टीचर यहाँ पर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वह सेलेक्ट करना होगा, और अगर कोई ऑफिस का स्टाफ या क्लर्क भर रहा होगा तो आपको 3rd पॉइंट में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करना होगा, और यदि कोई संकुल शिक्षक इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वह इंचार्ज फ्रॉम ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रतिवादी का नाम और मोबाइल नंबर भर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.17 में कक्षा के अनुसार अनुभागों की संख्या, यदि कक्षा में कोई अनुभाग नहीं है तो 1 दर्ज करें। अब यहाँ पर आपके स्कूल के हिसाब से कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक यदि किसी कक्षा में कोई भी सेक्शन हो
तो आप यहाँ पर वह दर्ज कर देंगे, और अगर कोई भी सेक्शन नहीं हो तो यहाँ पर आप 1 दर्ज कर देंगे। अब अगले पॉइंट में स्कूल का स्थापना वर्ष लिखा आएगा। अब अगले पॉइंट 1.21 में क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर दिए गए विशेष स्कूल के प्रकार में से सेलेक्ट कर लेंगे। अब अगले पॉइंट में क्या यह शिफ्ट में चलने वाला स्कूल है? अगर यह कोई शिफ्ट में चलने वाला स्कूल हो आपका तो हम यहाँ पर हाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद 1.23 में क्या स्कूल समय के बाद स्कूल में कोई कौशल प्रशिक्षण केंद्र चलता है? अगर चलता हो तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नहीं पर। इसके बाद क्या यह आवासीय स्कूल है? ज़्यादातर जो परिषदीय स्कूल हैं वो नॉन रेजिडेंशियल होते हैं। अगर आपका स्कूल कम्प्लीटली रेजिडेंशियल हो या वहाँ पर निवास करने के लिए उपयुक्त साधन हो तो आप यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या कोई छात्रावास है जहाँ स्कूल के अधिकांश छात्र रहते हैं तो आप वह यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे बच्चों की संख्या, लड़के या लड़कियों की संख्या यहाँ पर भर लेंगे। यह सब डिटेल भरने के बाद आप जमा करें और अगले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगला खंड 1.28 से 1.40 तक देखते हैं, जिसमें MOI और अन्य विवरण हैं। पहला 1.28 में क्या अधिकांश छात्रों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है? तो ज़्यादातर उनकी मातृभाषा में ही हम प्राथमिक स्तर में पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर आप हाँ पे क्लिक कर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.29 में स्कूल में पढ़ाने का माध्यम, आप किस भाषा में स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं वह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहली भाषा हिंदी भाषा है जो कि हम परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाते ही हैं। इसके बाद अगर आपके स्कूल में कोई और भाषा में बच्चों को पढ़ाया जाता है तो आप वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद 1.30 में विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषा 3 भाषाओं का नीचे उल्लेख करें। अब यहाँ पर परिषदीय विद्यालयों में ज़्यादातर हिंदी भाषा, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाई जाती है। अब यहाँ पर आपको उनकी कक्षाएं जिनमें भाषाएं सिखाई जाती हैं वह भी सेलेक्ट करनी होगी। तो आप हिंदी भाषा के सामने कक्षाएं चुने वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करके, जैसे कि हिंदी भाषा कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 को पढ़ाई जाती है तो वह यहाँ पर आप ठीक के बटन पर सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट जो कि संस्कृत भाषा है वह जो है कक्षा 3, 4 और 5 के बच्चों को पढ़ाई जाती है तो आप वह सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इंग्लिश भाषा कक्षा 1 से लेकर 5 तक सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है तो आप वह यहाँ से कक्षा 1 से लेकर 5 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद भाषा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी कि हिंदी भाषा में आपके स्कूल में कितने लड़के और लड़कियाँ पढ़ते हैं। ऐसे ही संस्कृत और ऐसे ही इंग्लिश भाषा में आप यहाँ पर बच्चों की संख्या लिख देंगे। अब अगले पॉइंट में 1.33 में नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, यहाँ पर आपको प्राथमिक स्कूल से कितनी दूरी है वह आपको लिखनी है। ऐसे ही उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूल अगर वहाँ पर कोई है तो उसकी दूरी यहाँ पर आप लिख देंगे। अब अगले पॉइंट 1.34 में क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है? अगर आपके स्कूल तक कोई सड़क हो तो आप हाँ को सेलेक्ट कर लेंगे और अगर नहीं हो तो आप नहीं का चयन कर लेंगे। अब अगले पॉइंट 1.35 में शिक्षण दिवसों की संख्या जो कि 2020-21 पूछ रहा है तो यहाँ पर आप उन शिक्षण दिवसों की संख्या यहाँ पर भर लेंगे। इसके बाद 1.36 में बच्चों के लिए औसत स्कूल समय, प्रतिदिन बच्चों के स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या, ज़्यादातर परिषदीय विद्यालयों में 6 घंटे बच्चे स्कूल में ठहरते हैं तो आप यहाँ पर 6 घंटे भर देंगे। अगले पॉइंट 1.37 में अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय, अध्यापकों की स्कूल में ठहरने के घंटों की संख्या, प्राथमिक स्कूल में या जूनियर स्कूलों में 6.5 घंटे शिक्षक स्कूल में रहते हैं तो यहाँ पर आप 6.5 घंटे भर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.38 में क्या स्कूल में सतत और व्यापक मूल्यांकन CCE लागू किया जा रहा है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद क्या छात्रों का संचयी रिकॉर्ड रखा जा रहा है? हाँ रखा जा रहा है तो इस पर भी आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद यदि छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है तो उस पर भी आप हाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मूल्यांकन आइटम किसके द्वारा तैयार किए जा रहे हैं? जो कि स्कूल के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं तो आप स्कूल पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.39 में शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है वहाँ बताएं। ज़्यादातर परिषदीय विद्यालयों में अप्रैल में सत्र शुरू होता है तो अप्रैल यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लेंगे। यह सब सेलेक्ट करने के बाद आप जमा करें और अगला बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगले खंड 1.41 से 1.51 में प्रबंधन और अन्य विवरण जैसे कि आंगनबाड़ी और विशेष प्रशिक्षण प्रबंधन आदि की जानकारी आपको देनी है।
अगर 1.41 में आपके आंगनवाड़ी स्कूल केंद्र स्कूल परिसर में स्थित है तो आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे और उसका जो भी कोड होगा या नाम वह यहाँ पर लिख देंगे और बच्चों की संख्या व आदि जानकारी यहाँ पर आप भर लेंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में क्या बाल वाटिका सह स्थित आंगनबाड़ी स्कूल में प्रारंभ की जा रही है तो आप वह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या कोई स्कूल से बाहर जाने वाले बच्चे स्कूल में नामांकित हैं और हैं तो विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। इसके बाद 1.41 में अगर आपके वर्तमान वर्ष 2021-22 में रेमिडियल टीचिंग बच्चों को दी जा रही है तो आप उसकी संख्या यहाँ पर भर देंगे और साथ ही साथ 1.45 में शिक्षा में सुधार वृद्धि लर्निंग एनहांसमेंट के लिए कक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या भर लेंगे। अब इसके बाद 1.46 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान स्कूल के दौरों का ब्यौरा लिखना है। अगर आपके स्कूल में कोई भी ARP वगैरह आए थे तो आप उनकी यहाँ पर दौरों की संख्या शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या में भर देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर आपके संकुल शिक्षक या कोई CRC हेड कोई दौरों की संख्या होगी तो आप वह यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद खंड स्तरीय अधिकारी BO या BRC से कोई दौरा होता है तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको भरनी है। और अगर जिला या राज्य स्तर पर जैसे कि कोई डाइट से या कोई आपके BS से यहाँ पर आपके स्कूल में आए हों तो आप उसकी संख्या या निरीक्षणों की संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.47 में क्या RTE मानदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति SMC का गठन किया गया है? हाँ, किया गया है। उसके बाद गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में आयोजित SMC आदि बैठकों की संख्या। अब आपको अपने जो भी SMC का रजिस्टर होता है उसके अनुसार जितनी भी SMC की बैठक हुई हो वह यहाँ पर आप उसकी संख्या भर देंगे। इसके बाद क्या SMC ने स्कूल विकास योजना तैयार की है? हाँ, तैयार की है। तो आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक कर देंगे और उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप उसका वर्ष भी उल्लेख कर देंगे। अब अगले पॉइंट में 1.48 में क्या स्कूल निर्माण समिति स्कूल बिल्डिंग कमेटी का गठन किया गया है? अगर किया गया है तो हाँ पर क्लिक कर देंगे और इसी के साथ साथ अगर एकेडमिक कमेटी यानी कि स्कूल अकादमिक समिति का गठन किया गया है तो उस पर भी आप क्लिक कर देंगे। इसके साथ साथ अगर आपके स्कूल में अभिभावक अध्यापक संस्था यानी कि PTA का गठन किया गया है तो उस पर भी आप हाँ या ना पर क्लिक कर देंगे। और साथ ही साथ आपने गत शैक्षणिक वर्ष 2020-21 में कितनी PTA बैठकों की संख्या आयोजित की वह आपने रजिस्टर में से देखकर यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट 1.49 में क्या स्कूल में बहुकक्षा कक्ष है? अगर आपके स्कूल में एक ही कक्षा में एक से अधिक क्लास के बच्चे बैठते हों तो आप यहाँ पर वह सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप यहाँ पर हाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक साथ पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं कौन कौन सी हैं वह यहाँ पर आपको इसमें से सेलेक्ट करनी होगी। मान लीजिए अगर कक्षा 1 और 2 आपके स्कूल में एक साथ बैठती हों तो कक्षा 1 और 2 का चयन कर देंगे और यहाँ पर उन बच्चों की संख्या जितने बच्चे कक्षा 1 और 2 में बैठते हैं उनकी संख्या हम यहाँ पर भर देंगे। अब अगले पॉइंट 1.50 में क्या स्कूल किसी स्कूल परिसर का भाग है? अगर हो तो हाँ या ना पर क्लिक कर देंगे। अब अगले पॉइंट में क्या स्कूल परिसर के लिए एक हब स्कूल है? अगर हाँ या ना हो तो आप वह यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर हाँ हो तो आपको नीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या यहाँ पर आपको लिखनी होगी। यह सब फॉर्म फिल करने के बाद आपको जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करना होगा। अब अगली खंड 1.52 में आपको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों, TLM, खेल सामग्री आदि का पूरा विवरण देना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का एक सेट पूरा प्राप्त हुआ है तो आप वह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पाठ्य पुस्तकें आपको कौन से महीने में प्राप्त हुई वह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए TLM उपलब्ध है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। और अगर TLM उपलब्ध है तो भाषा और गणित के लिए मुख्य TLM प्रदान करने वाले टोटल बच्चों जो कि आपके स्कूल में जितने भी छात्र पढ़ते होंगे उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद अगले पॉइंट में क्या स्कूल को 2020-21 में श्रेणीबद्ध सप्लीमेंट्री सामग्री प्राप्त हुई है? आपको अगर प्राप्त हुई हो तो यहाँ पर हाँ या नहीं का जवाब दे सकते हैं।
इसके बाद स्कूल के पुस्तकालयों में पुस्तकों की संख्या यहाँ पर आपको लिख देनी है और उसके बाद उस कक्षा के बच्चों द्वारा पुस्तकालय की पुस्तकों को उधार लेने पढ़ने की संख्या, जो कि आप एक रजिस्टर पुस्तकालय का मेंटेन करते हैं, उसमें से देखते हुए कितने बच्चों ने पुस्तकालय से पुस्तकें उधार ली हैं वह यहाँ पर आप संख्या भर देंगे। और साथ ही साथ दिए गए वर्ष में अपने बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए सीखने के परिणामों के बारे में स्कूल द्वारा माता पिता के संचार की संख्या, यानी कि आपने जितने माता पिताओं के साथ कम्युनिकेशन रखा होगा उसकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी है। और साथ ही साथ अगले पॉइंट में क्या माता पिता स्वयं सेवक सक्रिय रूप से कार्यात्मक, साक्षरता और संख्यात्मक FLN प्राप्त करने के लिए स्कूल का समर्थन करने में शामिल हैं, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। और अगर स्कूल ने सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। और उसके साथ 1.52.8 में क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री और खेल उपकरण उपलब्ध है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर भरकर जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 1.53 में शिक्षण, सीखने, सामग्री आदि KPI का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। जैसे कि क्रमांक संख्या में ऊपर आपको कक्षा 1 से लेकर 12 तक दी जाएंगी। अगर आपका स्कूल कक्षा 1 से 5 तक है तो 1 से 5 तक दिए गए पॉइंट के सामने हाँ या नहीं का जवाब आपको देना होगा और आप यहाँ पर उसका जवाब दे सकते हैं। इसके बाद 1.53.5 में सीखने के परिणामों में पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या हम यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद अगर आपके स्कूल में साइबर सुरक्षा पर बच्चों का उन्मुखीकरण हुआ है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी और अगर नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर 0 ही रहने देंगे। और इसके बाद मनोसामाजिक पहलुओं पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या भी यहाँ पर आपको देनी है और अगर नहीं हुई है तो आप यहाँ पर 0 ही रहने देंगे और नीचे जमा करें और अगला बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगले खंड 2.1 से 2.4 तक आपको आपके स्कूल में जो भी भौतिक सुविधाएं हैं, उपकरण, कंप्यूटर लैब आदि की जानकारी आपको देनी है। जैसे यहाँ पर स्कूल भवन की स्थिति जो भी हो वह यहाँ पर आप दे देंगे। उसके बाद आपके स्कूल में कितने सक्रिय बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी संख्या, और अगर कोई ब्लॉक कच्चा, पक्का या फिर आंशिक रूप से पक्का हो तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई निर्माणाधीन भवन है तो उसकी जानकारी भी आपको यहाँ पर देनी होगी। और इसके बाद अगर आपके स्कूल में 4 दीवारी है या नहीं है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन बॉक्स से सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अब अगले पॉइंट 2.4 में आपको यहाँ पर स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं का विवरण देना होगा कि आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए कितने कक्ष उपलब्ध हैं, उसकी संख्या हम यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर कोई उपयोग में नहीं है तो उसकी संख्या भी अब यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके साथ साथ अगर कोई भी निर्माणाधीन कक्ष होगा तो उसकी संख्या हम यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपके स्कूल में जितने भी कक्ष हों उसमें से कोई भी खराब या कुछ बेकार अवस्था में हो तो उसकी संख्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके साथ साथ अगले पॉइंट में स्थिति के अनुसार पठन कक्षा का ब्यौरा में आप यहाँ पर पक्के कितने कक्ष हैं, उनकी स्थिति, और आंशिक रूप से पक्का, कच्चा, अगर तंबू में चल रहा हो तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर अच्छी स्थिति, मामूली मरम्मत की आवश्यकता या अधिक मरम्मत की आवश्यकता वाले कॉलम में भरकर दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके स्कूल में उपलब्ध कक्षाओं को छोड़कर अन्य कमरों की कोई संख्या है तो वह यहाँ पर आप दे सकते हैं। और यह सब भरने के बाद आप जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। साथियों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर हर एक पॉइंट को समझने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे आप DCF भरते समय कोई भी गलती ना करें। और अगर आपको DCF भरते समय कोई भी परेशानी आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब अगला खंड देखते हैं। अब अगले खंड 2.5 से 2.18 तक विद्यालय में शौचालय की सुविधा के बारे में पूछा गया है। अब आपके विद्यालय में अगर शौचालय है और उनकी क्या क्या स्थिति है तो उसके बारे में आप यहाँ पर इस टेबल में पूरी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट में अगर आपके स्कूल परिसर में पीने का पानी उपलब्ध है तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर इस टेबल में दिए गए हाँ या नहीं को सेलेक्ट करते हुए भरनी होगी। और इसके साथ साथ अगर आपके स्कूल में साबुन से हाथ धोने के लिए हैंड वॉश पॉइंट की उपलब्धता है तो आप यहाँ पर उसकी संख्या भी दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके स्कूल में बिजली का कनेक्शन है या अगर सोलर पैनल है तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको देनी होगी। इसके बाद अगले पॉइंट 2.10 में आपके पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं और पढ़ने का कोना में कितनी पुस्तकें हैं उसकी आदि जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और साथ ही साथ क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है,
यानी कि आपको एक अलग से पुस्तकालय के लिए कमरा आपके स्कूल में है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नहीं भर सकते हैं। अब अगले पॉइंट में आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ पर दिए गए जो भी प्रश्न हैं, जैसे कि अगर आपके स्कूल में भूमि उपलब्ध है तो उसकी जानकारी, स्कूल में खेल के मैदान की सुविधा उपलब्ध है उसकी जानकारी, और अगर आपके स्कूल में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ था तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर भर लेंगे। और साथ ही साथ स्कूल में अगर कोई भी रसोई का शेड उपलब्ध है तो उसकी जानकारी, डस्टबिन आदि की जानकारी, और अगर आपके स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है तो उसी की जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे और उसके बाद जमा करें और अगला बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले खंड 2.19 से 2.21 तक स्कूलों में भौतिक सुविधाएं और उपकरण की जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी, जैसे कि स्कूल के प्रमुख प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष है तो उसकी जानकारी, और अगर पुस्तकालय के लिए अलग कक्ष है तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। 2.20 पॉइंट केवल उच्च माध्यमिक वर्गों के लिए है, जिसमें अगर स्कूल में प्रयोगशाला है तो उसकी जानकारी आपको देनी होगी। 2.21 में अगर आपके स्कूल में ऑडियो विजुअल सार्वजनिक पता प्रणाली यानी कि जो पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम होता है अगर वह मौजूद है, माइक या स्पीकर वगैरह, तो उसकी जानकारी हम यहाँ पर दे सकते हैं। और अगर आपके स्कूल में बायोमेट्रिक उपकरण हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। इन सब जानकारी को भरने के बाद आप जमा करें और अगला बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले खंड 2.22 से 2.27 तक आपके स्कूल में कंप्यूटर और डिजिटल पहल की आदि जानकारी आपको देनी होगी, जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई टैबलेट, लैपटॉप या कोई स्मार्ट टीवी आदि मौजूद हो तो आप उसकी संख्या यहाँ पर भर देंगे। और अगर आपके स्कूल में इंटरनेट की सुविधा हो तो यहाँ पर आप इंटरनेट की सुविधा के प्रकार में जो भी जिस भी प्रकार का इंटरनेट आपके स्कूल में उपलब्ध हो उसको यहाँ पर आप दिए गए ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट 2.24 में अगर छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब, स्कूलों में ई सामग्री या टीवी चैनलों तक पहुँच हो तो उसकी जानकारी यहाँ पर आपको देनी होगी। और अगर स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। अब 2.26 में क्या शिक्षण के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जाता है, तो ज़्यादातर स्कूलों में इसका उपयोग किया जाता है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर खर्च किए गए घंटों की संख्या या सप्ताह में आप यहाँ पर वह घंटों की संख्या यहाँ पर लिख देंगे। यह सब भरने के बाद आप नीचे जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगला खंड देखते हैं, जिसमें कि 3.1 से 3.2 में अगर आपके स्कूल में गैर शिक्षण प्रशासनिक एवं उपलब्ध सहायक कर्मचारी कोई हो तो यहाँ पर आप उनकी संख्या भर सकते हैं। और 3.2 में आपके यहाँ पर जो भी शिक्षण कर्मचारी, जो भी नियमित शिक्षक हैं, जो कि सहायक अध्यापक या प्रधानाध्यापक हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। और इसके साथ अगले पॉइंट में शैक्षणिक कर्मचारी, गैर नियमित शिक्षक यानी अनुबंध, अंशकालिक पैरा शिक्षक आदि, यहाँ पर आपको आपके स्कूल में जितने भी शिक्षा मित्र या अनुदेशक हो उनकी संख्या कुल मिला के यहाँ पर आपको लिख लेनी है। दोनों को भरने के बाद आपके स्कूल में कुल कितने अध्यापक हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखी भी मिल जाएगी। और अगर आपके स्कूल में कोई ट्रांसजेंडर शिक्षक है तो उसको भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं और इसके बाद जमा करें और अगला बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब खंड 3.3 में आपके स्कूल में जितने भी नियमित शिक्षक और गैर नियमित शिक्षक हैं उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखी मिल जाएगी। अगर आपके विद्यालय में कोई नया शिक्षक आया हो तो यहाँ पर आप जोड़े के बटन को प्रेस करके उनका संपूर्ण विवरण भर के उनको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपके विद्यालय से कोई शिक्षक चला गया हो तो यहाँ पर आप हटाए के बटन को प्रेस करके उस शिक्षक को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपको उस शिक्षक की संपूर्ण जानकारी देखनी हो तो यहाँ पर आप देखना के बटन पर क्लिक करके उस शिक्षक की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो भी शिक्षक इस DCF को भर रहा होगा उनको यहाँ पर मौजूद सभी नियमित व गैर नियमित शिक्षकों के सामने दिए गए संपादित बटन को क्लिक करना होगा और यहाँ पर मौजूद शिक्षक की जानकारी आप यहाँ पर चेक कर लेंगे और जिसके भी सामने यहाँ पर स्टार लगा होगा वह जानकारी आपको भरनी ही होगी। और इसके अलावा अगर उस अध्यापक का EHRMS कोड यानी कि मानव संपदा ID उपलब्ध हो तो आप यहाँ पर पहले वाले कॉलम में भर देंगे और इसके बाद बाकी सभी जानकारियाँ आप यहाँ पर चेक कर लेंगे और अगर किसी में संशोधन की आवश्यकता हो तो उसको संशोधित भी कर लेंगे। जब आप सभी जानकारी एक बार चेक कर लेंगे उसके बाद आप जमा करें और अगला बटन को प्रेस कर देंगे। बटन प्रेस करते ही अगली पेज पर
26 से लेकर 39 तक उस शिक्षक से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको आप उस शिक्षक के हिसाब से यहाँ पर भर लेंगे। सभी प्रश्नों के जवाब देने के बाद जमा करें पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर स्कूल में मौजूद सभी शिक्षकों का इसी प्रकार ब्यौरा भरना होगा। यहाँ पर आप संपादित बटन से जिस भी टीचर का ब्यौरा भरेंगे उसके सामने अंतिम अद्यतन पूरा किया और यहाँ पर डेट और टाइम भी लिखा हुआ आ जाएगा। अब अगले खंड 4 में नामांकन और पुनरावर्तक संबंधित आपको कुछ जानकारी यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि सत्र 2021-22 में प्रथम कक्षा में आपके स्कूल में कितने नए दाखिले हुए थे, जो कि यहाँ पर आपको उम्रवार भरने होंगे। जैसे कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे अगर हुए हों तो उनकी लड़कियों की संख्या 5 से 6 साल की, 6 से 7 साल, 7 से 8 साल, और अगर कोई 8 साल से बड़ा हो तो उसकी संख्या यहाँ पर आपको लड़कियों में भरनी होगी। यह सब जानकारी भरने के बाद आप नीचे जमा करें और अगला बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले पॉइंट 4.2 में वर्तमान शैक्षणिक 2021-22 सत्र में नामांकन सामाजिक श्रेणी के हिसाब से यहाँ पर आपको भरना होगा, जैसे कि आपके स्कूल में सामान्य श्रेणी के कितने बालक या बालिकाएं कक्षा 1, 2, 3, 4 और 5 में पढ़ रही हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। ऐसे ही अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग के जितने भी लड़कियां आपके स्कूल में पढ़ रहे हों, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जितने भी कुल बच्चे आपके यहाँ पर कुल योग लड़के व लड़कियों में आएंगे, उनकी संख्या आपके यहाँ पर कुल नामांकन से मैच करनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप यह सब जानकारी सामाजिक श्रेणी के हिसाब से भर लेंगे तो यहाँ पर जमा करें 4.2 के बटन को क्लिक करके आपने जो भी जानकारी भरी हैं उसे सेव कर लेंगे। इसके बाद नीचे 6 पॉइंट में कुल नामांकन में से निम्नलिखित अल्पसंख्यक समूह से संबंधित नामांकन का विवरण आपको यहाँ पर भरना है कि आपके स्कूल में कुल बच्चों में से कितने बच्चे मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन धर्म के हैं, वह आप यहाँ पर कक्षा वाइज भर देंगे। और भरने के बाद नीचे जमा करें 4.2 ख बटन को प्रेस करके उसको भी सेव कर देंगे। इसके बाद गैप पॉइंट में कुल नामांकन में से निम्नलिखित का विवरण प्रदान करें। यहाँ पर आपको आपके स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक जितने बच्चों के पास आधार हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आपको कक्षा वाइज भरनी होगी। और साथ ही साथ गरीबी रेखा से नीचे जितने भी बीपीएल परिवार के लड़के या लड़कियां हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। जब आप यह सब संख्या दर्ज कर लेंगे तो नीचे जमा करें और 4.2 गैप वाले बटन को प्रेस कर देंगे और आपका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। और इसके बाद पूर्ण और अगला बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 4.3 में आपको सत्र 2021-22 में कक्षा के अनुसार नामांकन, जो कि आयु के अनुसार पूर्ण वर्ष में है, वह यहाँ पर आपको भरना होगा कि जैसे कि 6 से 7 साल के कितने बच्चे ऐसे हैं, लड़के या लड़की, जो कक्षा 1, 2 या 3 में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। ऐसे ही 7 से 8 साल के कितने लड़के व लड़कियाँ कक्षा 1, 2, 3 या 4 में पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। यह सब जानकारी भरने के बाद आप नीचे जमा करें और अगला बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले खंड 4.4 में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा अनुसार नामांकन अनुदेश शिक्षण के माध्यम द्वारा। अब जैसे कि परिषदीय विद्यालयों में हिंदी माध्यम के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर आपको कक्षा 1 से 5 तक जितने भी लड़के व लड़कियाँ हिंदी माध्यम के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, उनकी संख्या यहाँ पर आप भर देंगे। यानी कि आपके विद्यालय में जितने भी कुल नामांकन हैं कक्षा 1 से 5 तक, उनकी संख्या यहाँ पर आपको लिखनी होगी। और उसके बाद जमा करें और अगला बटन को आप प्रेस कर देंगे। अब अगले खंड 4.5 में शैक्षिक सत्र 2021-22 में कक्षा के अनुसार पुनरावर्तक या रिपीटर्स की संख्या आपको यहाँ पर सामाजिक श्रेणी के तहत लिखनी होगी। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि शासनादेश के अनुसार अब किसी भी कक्षा में किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता, तो इसलिए यहाँ पर पुनरावर्तक या रिपीटर्स की संख्या सामाजिक श्रेणी के तहत 0 ही आएगी। तो आप यहाँ पर 0 ही रहने देंगे और जमा करें बटन को प्रेस करके डाटा सेव कर देंगे। और साथ ही साथ सबसे नीचे सहेजें और पूर्ण करें बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन विकलांगता के प्रकार के अनुसार यहाँ पर आपको कक्षा के हिसाब से भरना है। अगर आपके विद्यालय में कोई भी बच्चा विशेष आवश्यकता वाला हो तो उसकी संख्या यहाँ पर आप भर लेंगे।
और अगर नहीं हो तो यहाँ पर आप 0 ही रहने देंगे और सबसे नीचे जमा करें और अगले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले पॉइंट 5.1 में प्राथमिक ग्रेड के गत शैक्षिक वर्ष 2020-21 में बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी आपको देनी है, जैसे कि कितने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क वर्दी, स्कूल पहुंचने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा, अनुरक्षण या निःशुल्क साइकिल प्रदान की गई। तो वह यहाँ पर आप सामाजिक श्रेणी के अनुसार जैसे कि सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी आदि के हिसाब से भर लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है कि बै का मतलब बालक है और बा का मतलब बालिका का है और ट्रा का मतलब ट्रांसजेंडर से है। तो यहाँ पर आप इनके हिसाब से यहाँ पर संख्या भर लेंगे और जमा करे के बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 5.3 में शैक्षिक सत्र 2020-21 में जो भी CWSN छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं जैसे कि ब्रेल पुस्तकें, ब्रेल किट आदि, तो उनकी जानकारी आप यहां पर भर लेंगे। अगर किसी भी बच्चे को यह सब सुविधाएं मिली होंगी और अगर नहीं मिली होंगी तो आप यहाँ पर 0 ही रहने देंगे और जमा करें और अगला बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 6 में शैक्षिक सत्र 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का परिणाम कक्षा तीसरी, 5वीं और 8वीं के बच्चों को यहाँ पर भरना है। अब जैसे कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल के लिए कक्षा 3 और 5 के बच्चों का परिणाम यहाँ पर भरना होगा, तो उसके लिए परीक्षा में शामिल और उत्तीर्ण कितने बालक व बालिकाएं सामाजिक श्रेणी के हिसाब से जैसे कि सामान्य, अनुसूचित जनजाति, जाति, ओबीसी के कुल बालक व बालिकाएं आप यहां पर भर देंगे। डाटा भरने के बाद जमा करें और अगले के बटन से आप आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 8.1 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को कितना अनुदान मिला उसकी जानकारी यहाँ पर आपको भरनी होगी। अगर आपको स्कूल में 25,000 रुपये मिले थे तो यहाँ पर आप 25,000 रुपये भर देंगे और आपने उसमें से कितना व्यय किया उसकी यहाँ पर धनराशि भी भर देंगे। और इसके साथ साथ 8.2 में जितनी भी स्कूल द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता है जो कि NGO या PSU या समुदाय द्वारा है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर देंगे। अब 8.3 में क्या स्कूल निम्नलिखित के लिए संपत्ति इन्वेंटरी रजिस्टर का रखरखाव कर रहा है। अगर आप स्कूल में ICT, खेल उपकरण या पुस्तकालय की किताबों का जो भी इन्वेंटरी रजिस्टर होता है उसका आप रखरखाव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उसकी जानकारी भर देंगे और जमा करें और अगले के बटन को प्रेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अब अगले खंड 10 में कुछ संकेतक दे रखे हैं जो कि आप अपने स्कूल के हिसाब से 10.1, 10.2 और 10.3 में भर लेंगे। इसके बाद खंड 11 में स्कूल सुरक्षा संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसको भी आप अपने स्कूल के हिसाब से यहाँ पर दिए गए संकेतकों में हाँ या नहीं का जवाब देते हुए भर लेंगे। अब आखिर में खंड 12 में प्रतिभाशाली बच्चों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ रहा है। अगर आपके विद्यालय में प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान राष्ट्रीय स्तर या अन्य किसी उसमें की गई हो तो यहाँ पर आप उनकी संख्या भर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर जमा करे के बटन को प्रेस करके जो भी आपने DCF भरा है उसको आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार आप आसानी से अपना स्कूल का DCF भर सकते हैं। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेटा की तुलना और DCF को प्रमाणित करे का ऑप्शन अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है। एक्टिव होने पर इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी जिससे आप DCF सही से प्रमाणित कर पाएं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।